हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक अगेन। माय नेम इज उमाशंकर त्रिपाठी और आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। पीछे के सेशंस में हमने बात किया कि सॉम क्यों पढ़ी जाती है, बिकॉज ऑफ डिजाइन, है ना। और हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया। चलिए थोड़ा सा और शुरू करते हैं फिर से, है ना। तो भाई हमने क्या बात किया था कि सॉम पढ़नी है फॉर डिजाइन, और लास्ट सेशन में जहां पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस किया, हमने डिजाइन करने का एक तरीका देखा था। अब आप इस बात को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। डिजाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं सॉम की दुनिया में। पहला तरीका जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, और उसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। देखिए हम सॉम पढ़ते हैं, करते यही है, पता कम लोगों को होता है। आज इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेट करते हैं। सर ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में किसी काम आएगा? ये जो आज का सेशन है, ये पूरे सॉम में चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां पे आपको हर टॉपिक में इसकी यूटिलाइजेशन दिखेगी। तो डिजाइन करने के सॉम में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक रिजिडिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की हमने लास्ट सेशन में बात की थी, है ना। अरे सर आपने तो बताया नहीं था कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है, तो इस सेशन में बता रहा हूं ना, है ना। आइए तो एक होता है हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक हमारा क्या था बेटा, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, जो हमने लास्ट सेशन में किया। ओके क्या था स्ट्रेंथ क्राइटेरिया? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कहता है कि सिग्मा इंड्यूस्ड must be less than equal to sigma permissible, must be less than equal to sigma permissible। मतलब इसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के आधार पे डिजाइनिंग किया। और एक और तरीका क्या हो सकता है जो अभी हमने मेंशन किया है, वो क्या है, हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया। वो क्या है बेटा, हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया। ओके सो रिजिडिटी क्राइटेरिया में हमने किसकी बात करनी है, हमने डिफॉर्मेशन की बात करनी है। सॉम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लोड, दूसरा डिफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस या स्ट्रेन भी, ठीक है। क्या डिफरेंसेस है, समय आने पे बात होगा। सो रिजिडिटी क्राइटेरिया में बेटा हम जो डिजाइन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन करते हैं। तो ये डेल्टा है और ये क्या है, डेल्टा इंड्यूस। तो जाहिर सी बात है अगर कोई कंपोनेंट को फेल नहीं होना है तो उसके डिफॉर्मेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी एक लिमिट से ज्यादा डिफॉर्म हो गई तो 100% उसका क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया में हम डिफॉर्मेशन के थ्रू डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये डेल्टा इंड्यूस कैसे निकालेंगे, डेल्टा इंड्यूस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में ये डेल्टा इंड्यूस अलग अलग आता है। लेकिन हमने लास्ट सेशन में, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट सेशन में जो बॉडी डिजाइन की थी, हमने लास्ट सेशन में जो बॉडी डिजाइन की थी वो कुछ ऐसी थी, राइट। हमने लास्ट सेशन में जो बॉडी डिजाइन की थी वो कुछ ऐसी थी, एग्रीड, है ना। ओके सो इसके लिए अगर मैं यहां पे लोड लगाऊं तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, है ना। और अगर आपसे पूछूं इसकी लेंथ में क्या होगा तो आप डेफिनेटली ये बोलोगे सर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब उस इंक्रीज ऑफ लेंथ को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस इंक्रीज ऑफ लेंथ को निकालने के लिए आपने जरूर सुना होगा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स लॉ। अरे सर आप तो हुक्स लॉ पे आ गए। थोड़ा अभी हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे, और ये बात हमारी चलती ही रहेगी जब तक सॉम चलता रहेगा। तो हुक्स लॉ, तो बताइए हुक्स लॉ क्या कहता है ना। बताइए हुक्स लॉ क्या कहता है। आप सबने हुक्स लॉ का नाम सुना है ना। अब आपके मन में आएगा कि सर हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। मैं कहूंगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेटर वे में हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हुक्स लॉ की बात करेंगे, है ना, और आगे चल करके इसको और डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी मैं बस इसको डिफाइन करता हूं। सो मैं कहूंगा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन।
करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। सर डेफिनेशन भी पूरी नहीं हुई। विद इन द लिमिट ऑफ, विद इन द लिमिट ऑफ, चलिए बताइए व्हाट, क्या मन में जवाब आ रहा है? तो बहुत लोगों के मन में जवाब आ रहा होगा विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। नो, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कई लोग क्या बोल जाते हैं बोलते बोलते कि सर इलास्टिक लिमिट, और इन्हीं बातों से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो हुक्स लॉ वैलिड होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन्हीं बात को टारगेट करते हैं। देखिए एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां पे है, वो क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन का स्कोप होता है। तो याद रखिएगा, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट बट इट इज वैलिड इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है समय आने पे बात होगी। ठीक है, फिलहाल हुक्स लॉ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रिमेंबर दिस, टेक नोट ऑफ इट। ठीक है, अब कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो चलो भाई स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब क्या है? स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटा दूं, प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटा दूं तो आपको पता है कि इलास्टिक कांस्टेंट आ जाता है ना। कभी भी जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैथमेटिक्स में हटता है और इक्वालिटी से रिप्लेस होता है तो एक कांस्टेंट हमारा आता है। तो यहां पे इस कांस्टेंट को अपन क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं। और ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, स्ट्रेन क्या है? लेंथ में जो चेंज हुआ या किसी भी डायमेंशन में जो चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां ई क्या है? व्हाट इज दिस ई? ध्यान रखेंगे, ई है हमारा, इसको अपन बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो P अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा बाई एल, जहां पे ई क्या है? यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। राइट, तो यहां से अगर मैं डेल्टा ऐसा लिख दूं, यहां से अगर मैं डेल्टा ऐसा लिख दूं PL अपॉन ए, तो आई होप आप में से किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सो चलिए वापस चलते हैं। सो ये था बेटा, ये था, हमें इसका डिफॉर्मेशन निकालना था, इसकी स्ट्रेस इंड्यूस हमने लास्ट सेशन में बात की थी। तो यहां पे स्ट्रेस इंड्यूस हमारा क्या हो गया बेटा? लास्ट सेशन में भी निकाले थे, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और हमारा इलोंगेशन क्या हो गया? डिफॉर्मेशन क्या हो गया? PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। आई होप ये बात समझ में आती है। आइए भाई वापस आइए। सो यहां पे हमने लास्ट सेशन में स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखा था, सिग्मा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं? P बाई ए इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो सिग्मा परमिसिबल हमें पता है, हमने ये सब किया हुआ है लास्ट सेशन में। SYT/N, है ना। ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? π/4d², राइट, इज लेस देन इक्वल टू SYT/N। और यहां से हम थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? D is 4PN अपॉन πSYT√1। ठीक है, सो D is greater than equal to 4PN अपॉन πSYT। ये क्या था बेटा? हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से जो लास्ट सेशन में अपन ने डायमीटर निकाला था। इधर आते, अब डेल्टा इंड्यूस हमने देख लिया। क्या देख लिया सर? PL अपॉन E, है ना, इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल। ठीक है, तो इस A की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? A की जगह पे अपन लिख सकते हैं π/4d², राइट, π/4d²। अब यहां से अगर मैं D को निकालूं तो D क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4PL अपॉन पाई इंटू ई इंटू डेल्टा परमिसिबल। राइट, ठीक आया ना? राइट, ठीक आया। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई डेल्टा परमिसिबल। सो ये क्या हो गया बेटा? ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया रिजिडिटी क्राइटेरिया से। ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया है रिजिडिटी क्राइटेरिया से।
राइट। तो सर आप सवाल उठा कि क्या हम इसको याद करेंगे, बताइए, क्या सर हम इसको रट लें? नहीं सर, हमें इसे याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि हम इसको फ्रॉम द बेसिक डिराइव कर सकते हैं जब भी और जहां भी जरूरत हो, राइट है ना। जब भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम फ्रॉम द बेसिक्स इसको डिराइव कर लेंगे, जैसा हमने लास्ट सेशन में समझने की कोशिश की थी। ऑलराइट, अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि सर आपके आंखों के सामने आपको दोनों क्राइटेरिया दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी दिख रहा है, रिजिडिटी क्राइटेरिया भी दिख रहा है ना। अब सवाल यह है सर, कि हम क्या डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं इन बिटवीन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया। हमें इन दोनों क्राइटेरिया के बीच में क्या डिफरेंस महसूस होता है? जवाब सोचिए, है ना। आई होप कि आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। अब इसमें कई लोगों से जब मैं ये क्लासेस में सवाल पूछता हूं, लोग बोलने लग जाते हैं सर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में स्ट्रेस लेते हैं, रिजिडिटी क्राइटेरिया में डिफॉर्मेशन लेते हैं। अरे ये तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, ये तो क्लियर बात है, चलो ये तो सामने से ही दिख रहा है, इसके अलावा क्या डिफरेंस दिखता है? ठीक है, सो क्या क्लियर डिफरेंस दिख रहा है? क्या क्लियर डिफरेंस अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो इन रिजिडिटी क्राइटेरिया, देखिए in rigidity criteria the design is also considering, मतलब यहां पे जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिजाइन इज ऑल्सो कंसीडरिंग द लेंथ। ओके, डिजाइन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? लेंथ एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब हम रिजिडिटी क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो हमारा लेंथ और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी हमारे डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है। और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही लेंथ का कोई टर्म है, ना ही इलास्टिक प्रॉपर्टी का कोई टर्म है। ठीक है, सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है ना। और यही चीज जैसा मैंने आपने कहा कि सॉन्ग में आप देखते ही चलते हैं, बस रियलाइज नहीं होती। जैसे मैं समझता हूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर ये इक्वेशन देखा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर। जिन्होंने नहीं देखा वो आगे देखेंगे, मैं भी दिखाऊंगा, है ना, बस एक रेफरेंस ले रहा हूं। तो अगर ईमानदारी से बात करूं तो देखो ये इक्वेशन, या आपने एक इक्वेशन देखा होगा t बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, है ना, टॉर्शन इक्वेशन। तो हमारे जैसे सामान्य स्टूडेंट्स को सेमेस्टर में भी पास करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। जैसे मैं सेमेस्टर में, मुझे याद है कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का इसका, एक क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का इसका, ठीक है, ये दो इक्वेशन से इन दो क्वेश्चंस का जुगाड़ हमारा हो जाता था और हम सेमेस्टर इस तरीके से पास हो जाते थे, राइट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई थिंक हम सबने कभी ना कभी देखा होता है या आगे हम देख ही लेंगे। अब देखो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ये जो पहला पार्ट है या इस इक्वेशन का जो पहला पार्ट है, क्या आपको इसमें कोई लेंथ का मेंशन दिखता है, कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी का मेंशन दिखता है इस फर्स्ट पार्ट में? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, कोई लेंथ का टर्म नहीं, कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं। मतलब ये है क्या? ये है हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ओके, जैसे अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम जो लोड देख रहे हैं वो एक्सियल देख रहे हैं। ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट। ये क्या है? टॉर्शन। वो भी एक प्रकार के लोड होते हैं, ठीक है। तो लोड चाहे जिस भी प्रकार का हो, हमारा डिजाइनिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, स्ट्रेंथ या रिजिडिटी। तो आप इसके पहले, इस इक्वेशन के पहले जो पोर्शन को देख रहे हैं वो क्या है? वो स्ट्रेंथ का पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसके दूसरे इसको देखूं, ये देखिए दूसरे पार्ट को, तो क्या इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी और लेंथ के टर्म से? हाँ जी सर, बिल्कुल है। ई क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेंथ पे डिपेंड करता है। और यहां तो साफ साफ आपको जी और एल दिख रहा है। जी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एल क्या है? लेंथ है। तो ये क्या है बेटा? ये है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया। ये है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो कोई भी डिजाइन, किसी भी लोड के अगेंस्ट में डिजाइन जो हम कर सकते हैं वो या तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से कर सकते हैं या रिजिडिटी क्राइटेरिया से कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तो दोनों क्राइटेरिया से डिजाइन करके बेस्ट रिजल्ट्स भी चूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो सर ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे, तो हम इसकी बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, चलिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आई वॉन्ट टू डिजाइन दिस, ठीक है, मुझे इस कंपोनेंट का डिजाइन करना है और मुझे इस कंपोनेंट को डिजाइन करते वक्त इसका मिनिमम डायमीटर निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका मिनिमम डायमीटर निकालना है। सर मिनिमम क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन इंजीनियर है ना भाई, हम पैसा कम खर्चा करना चाहते हैं। तो मिनिमम डायमीटर में जिसमें ये इंश्योरिटी हो, जिसमें ये अश्योरेंस हो कि हमारा फेलियर नहीं होगा, उतना मिनिमम डायमीटर अपने को यूज करना है। ठीक है, जैसे लास्ट सेशन में हमारी क्या बात हुई थी कि अगर डायमीटर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 mm, ठीक है, तो हमें 90 नहीं यूज कर लेना है, 90 में तो फेल हो रहा है ना। तो मिनिमम का ये मतलब नहीं है कि कम करते जाओ, मिनिमम का ये मतलब है कि उतना डायमीटर यूज करना है जिसमें हमारी सेफ्टी अश्योर्ड हो, जिसमें हमारी सेफ्टी क्या हो, अश्योर्ड हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैलकुलेटर निकालिए, देखो मैं भी लेकर के चलता हूं, राइट, कैलकुलेटर निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को यहां से आगे देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूं। आई होप कि आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आप इसके आंसर्स लिख करके रखे होंगे और अब आप क्रॉस चेक करोगे कि हमने क्वेश्चन ये जो किया है वो सही किया है, गलत किया है। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि सर क्या इस क्वेश्चन में हमें डिजाइन करने के लिए स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है और रिजिडिटी क्राइटेरिया में भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? हाँ सर, हमें सिग्मा परमिसिबल दिया हुआ है, हमें डायमीटर निकालना है, मिनिमम डायमीटर निकालना है। तो सिग्मा परमिसिबल हमारा क्या है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से बात कर रहे हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। ठीक है, अब सिग्मा इंड्यूस क्या है, सिग्मा इंड्यूस है P अपॉन A, सिग्मा इंड्यूस है P अपॉन A यानी P अपॉन पाई बाई 4, P अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल क्या है, 100। ठीक है, यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, यूनिट का ख्याल कैसे रखेंगे, मेगा पास्कल क्या होता है बेटा, मेगा पास्कल। सो 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, यानी 1 पास्कल में 10⁻⁶, 1 पास्कल में 10⁻⁶ न्यूटन, 1 पास्कल में हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 मेगा पास्कल में 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो अगर मीटर को mm में चेंज करें तो 1 मीटर में 10⁻³ mm, यानी ये कितना हुआ, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 1 मेगा पास्कल कितना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप डायमेंशंस को mm की यूनिट में रख रहे हैं तो स्ट्रेस को या इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेगा पास्कल में रखिए, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको स्ट्रेस या इलास्टिक प्रॉपर्टी मेगा पास्कल में निकालनी है तो डायमेंशंस को mm में रखिए। ठीक है, चलिए, सो यहां पे मैंने इसको मेगा पास्कल में रखा। ठीक है, और P हमें कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, P हमें दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो P 10 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज कर लीजिए, है ना। तो यहां से आप डायमीटर निकाल सकते हो, यहां से आप डायमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आ रहा है डायमीटर, क्या आ रहा है डायमीटर, तो चलिए मैं भी निकाल लेता हूं। सो 10 × 10⁻³ × 4 बाई पाई by 100 and root over this, so we are getting 11.28 mm। हमें क्या निकल के आ रहा है, 11.28 mm। अब जैसा मैं आप लोगों से हर सेशन में ऑलमोस्ट कह रहा हूं कि भैया ट्राई टू रीड आउट द इक्वेशन, है ना, इक्वेशन को रीड करने का प्रयास करिए। अब इस इक्वेशन को अगर आप रीड करें तो इक्वेशन क्या कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है कि भैया अगर आपको स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में सेफ रहना है तो आपका डायमीटर 11.28 से ज्यादा या 11.28 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने 11.28 mm से कम डायमीटर यूज किया तो आप फेल होने वाले हो। चलिए, ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में सेफ कंडीशन क्या है
डायमीटर 11.28 mm के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। आइए आइए, और क्या दिया हुआ है हमको रिजिडिटी क्राइटेरिया की भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। हमें रिजिडिटी क्राइटेरिया से भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया बेटा हमारा क्या कह रहा है, रिजिडिटी क्राइटेरिया हमारा क्या कह रहा है, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया हमको बता रहा है कि भैया डेल्टा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करिए, कभी भी अननेसेसरी फॉर्मूले याद मत करिएगा। डेल्टा इंड्यूस क्या होता है, अभी हमने देखा PL अपॉन A, है ना, इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल। चलो बहुत अच्छी बात है। P क्या है, 10 किलो न्यूटन, यूनिट का ख्याल रखेंगे, न्यूटन में चेंज करिए। L कितना दिया हुआ है, L दिया है 1 मीटर। ये क्या है बेटा, ये L है, ठीक है। L है हमारा 1 मीटर, सो 1 इंटू 10 टू द पावर 3। mm में चेंज करिए। एरिया डायमीटर ही तो निकालना है, π/4d² इंटू यंग्स मॉडुलस क्या दिया हुआ है, 200 GPa। तो किसमें बदलना पड़ेगा, मेगा पास्कल में, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल। डेल्टा परमिसिबल क्या है, 1 mm। डेल्टा परमिसिबल क्या है, 1 mm। सो यहां से आप डी निकाल सकते हैं, है ना, यहां से आप डी निकाल सकते हैं, राइट और रॉन्ग। चलिए निकाल के देखते हैं। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये चढ़ाया इसके ऊपर रूट, यानी 7.97 mm। 7.97 mm, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां तक इसी तरीके से किया होगा। अब फाइनली व्हाट शैल बी द आंसर। आंसर क्या लिखूं, आंसर क्या लिखूं, दो क्राइटेरिया से मेरे पास 2 डायमीटर्स निकल के आए हैं। 2 क्राइटेरिया से मेरे पे 2 डायमीटर निकल के आए हैं, एक 11.28, एक 7.97। सो व्हाट शैल बी द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, 11.28 लिखोगे कि 7.97 लिखोगे। तो अब आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि सर ये लिखेंगे 7.97, क्यों, क्योंकि पूछा है मिनिमम डायमीटर। तो हमने 2 क्राइटेरिया से 2 डायमीटर निकाले हैं, उनमें से हम मिनिमम यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम डायमीटर पूछा है। बस यही गलती हो जाती है। देखिए कई लोग कहेंगे कि सर डायमीटर शुड बी 7.97, डायमीटर शुड बी 7.97 mm। डायमीटर क्या होना चाहिए, 7.97 mm होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपने डायमीटर 7.97 दिया, सो यू आर गेटिंग फेल्ड इन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। क्या हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। आइए देखिए, है ना, बिल्कुल फेल हो रहे हैं। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपने डायमीटर 11.28 से कम बनाया तो आपका फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 7.97 अगर आंसर दिया तो डेफिनेटली आपने 11.98 से कम आंसर दे रहे हो, तो 11.98 से कम आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपका फेलियर होने वाला है, डेफिनेटली आपका फेलियर होने वाला है। सो आंसर शुड नॉट बी 7.97 mm। ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोलता है मिनिमम डायमीटर। ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होती हैं। मिनिमम डायमीटर, लोग 2 क्राइटेरिया से डायमीटर्स निकालते हैं और मिनिमम आंसर दे देते हैं और मिनिमम मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। सो व्हाट शैल बी द आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 11.28 mm, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 11.28 mm आंसर दिया, दैट मींस यू आर सेफ इन बोथ, यू आर सेफ इन बोथ द क्राइटेरिया। आप दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ्ड हो, आप दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ हो। आई होप दिस इज फाइन टू यू, ठीक है। आप दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ हो, क्योंकि 11.98 देखो यहां भी सेफ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या कहता है कि 11.28 mm पे आप सेफ हो, ठीक है। और रिजिडिटी क्राइटेरिया के अनुसार कि आपका डायमीटर 7.97 mm से अधिक होना चाहिए, तो 11.28 डेफिनेटली 7.97 से ज्यादा है। तो अगर आप आंसर 11.28 देते हो तो यू आर सेफ इन बोथ क्राइटेरियाज, ठीक है। तो भैया पूछा था
क्या पूछा था कि बताओ मिनिमम डायमीटर क्या है, आपने दो क्राइटेरिया से दो डायमीटर निकाले और आंसर कौन सा वाला दिया, जो मैक्सिमम था। ठीक है, तो कुल मिलाकर की बात क्या है कि इस मिनिमम मैक्सिमम के चक्कर में मत पढ़िए, आप इक्वेशन को पढ़िए, इक्वेशन क्या कहता है और उस पर भरोसा करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस वन। इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, एक बार समझ लेते हैं। हमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, सिग्मा परमिसिबल दिया है, डेल्टा परमिसिबल दिया है। हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। हमें मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है ये निकालना है। पीछे केस में हमें लोड दिया हुआ था, पीछे केस में हमें लोड दिया हुआ था और मिनिमम डायमीटर निकालना था। इस केस में अगर आप देखो तो हमें डायमीटर दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है इस गिवन कंडीशन में ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो E is equal to 200 GPa, सिग्मा परमिसिबल इज 100 मेगापास्कल, डेल्टा परमिसिबल इज 1 mm। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड P। तो आई होप कि आपने यहां पे वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो इसके आगे सॉल्व करने के बाद देखना। ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। अगेन वही सवाल है मेरा आप लोगों से। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में यह बात दिखती है कि सर हमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और रिजिडिटी क्राइटेरिया दोनों ही डिजाइन क्राइटेरिया से डिजाइन करने के लिए इंफॉर्मेशंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगा देते हैं। सर जरूरी है पहले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगाएं? कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो चाहे पहले लगा सकते। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या कहता है कि सिग्मा इंड्यूस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, राइट। सो व्हाट इज द सिग्मा इंड्यूस? सो आपको पता है सिग्मा इंड्यूस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। एरिया के लिए डायमीटर क्या दिया हुआ है 20, है ना, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल दैट इज 100, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल दैट इज 100, है ना। यहां से आप P निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है P, चलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा इक्वेशन को पढ़ना है, हमेशा इक्वेशन क्या कह रहा है वो सुनने की कोशिश करनी है। तो यहां से जब आप P कैलकुलेट कर रहे हो, यहां से जब आप P कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको यहीं लिख देता हूं। ठीक है, यहां से जब आप P कैलकुलेट कर रहे हो तो P निकल के आ रहा है लेस देन इक्वल टू 31415 न्यूटन, यानी लेस देन इक्वल टू 31.4 किलो न्यूटन, 31.4 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर से इक्वेशन को पढ़िए क्या कह रहा है। ये क्या है आपकी सेफ कंडीशन इन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में आपकी सेफ कंडीशन है, राइट। मतलब अगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में आपको सेफ रहना है सो योर लोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 31.4 किलो न्यूटन। माने हमारा लोड अगर इस बॉडी को सेफ रहना है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में तो लोड 31.4 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, राइट। नाउ हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया से भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया से भी इंफॉर्मेशन है। ओके, रिजिडिटी क्राइटेरिया, है ना। सो रिजिडिटी क्राइटेरिया से बेटा हमको क्या इंफॉर्मेशन है, रिजिडिटी क्राइटेरिया से हमको क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल लगाते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। व्हाट इज द डेल्टा इंड्यूस? डेल्टा इंड्यूस होता है PL अपॉन E, हमें पता है, हमने देखा है। डेल्टा परमिसिबल, राइट। सो P अपने को निकालना है, लेंथ क्या दिया हुआ है 1 मीटर यानी 1000 mm, यूनिट का खास ख्याल रखना है। π/4 D क्या दिया है 20, E क्या है E 200 GPa, सो 200 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट, इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल क्या है, ये है 1 mm, ये है 1 mm। तो यहां से अपन P निकाल सकते हैं, यहां से अपन P निकाल सकते हैं। देख लेते हैं कितना आ रहा है जी, देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। सो यहां से जब हम P निकाल रहे हैं तो P आ रहा है लेस देन इक्वल टू 62831 न्यूटन, दैट इज 62.8 किलो न्यूटन, 62.8 किलो न्यूटन। यानी पिछले क्वेश्चन की तरीके से
यहां पर भी हमें लोड की दो वैल्यू मिल गई। जैसे पीछे क्वेश्चन में हमें डायमीटर की दो वैल्यू निकली थी, इस क्वेश्चन में हमें लोड की वैल्यू दो निकल गई, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, एक रिजिडिटी क्राइटेरिया से। लेकिन लोड तो आंसर तो एक ही दे सकते हैं, राइट। अब क्या आंसर होगा, सोचिए क्या आंसर होगा। अब कई लोग यहां पे कहां गलती कर जाते हैं कि सर बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड निकालना है। क्या बोला है, हमें बोला है कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड निकालना है। तो सर हमने दो कैलकुलेशन की है, एक तो 62.8 है, एक 31.4 है। एक तो 62.8 है, एक 31.4 है। तो सर मैक्सिमम तो ये है, तो क्या हमें आंसर ये देना है। तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा, देखो कुछ भी याद करने की बात नहीं है, आपको इक्वेशन को पढ़ना है, इक्वेशन क्या बोलता है ये सुनना है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर दो हमने वैल्यूज निकाली है तो जो मैक्सिमम है वो आंसर दे देते हैं। तो ये आंसर आपका रॉन्ग होने वाला है। क्यों रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि भैया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या कहता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कहता है कि अगर लोड 31.4 से ज्यादा हुआ तो फेल होने वाले हो। और आपने आंसर क्या दे दिया, आपने आंसर दे दिया 62.8, यानी आप फेल्ड होने वाले हो, फेलियर होने वाला है इन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, है ना। और क्या हम ऐसा होने देंगे, नहीं सर, हमारा सॉम का पर्पस है कि हम फेलियर नहीं होने देंगे। तो फेलियर नहीं होने देंगे मतलब क्या है कि हमारा फेल्ड हो गया ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सो दिस शुड नॉट बी द आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर होना चाहिए, 31.4 किलोमीटर। तो अगर आप 31.4 किलोमीटर देते हैं, 31.4 किलोमीटर देते हैं तो सेव्ड इन बोथ क्राइटेरियाज, है ना। हम दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ हो गए, हम दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ हो गए, क्योंकि 31.4 तो आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में सेफ है, ठीक है। और 31.4 ऑब्वियसली 62.8 से कम है। तो 62.8 से कम है, 62.8 से कम है, ठीक है। सो यहां भी सेफ है ना, और यहां तो सेफ है ही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द फाइनल आंसर, कि हमें कितना मैक्सिमम लोड हम यूज कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम लोड यूज कर सकते हैं 31.4 किलो न्यूटन, है ना। अब इस बात की खूबसूरती को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कई लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। पीछे क्वेश्चन में हमें मिनिमम डायमीटर पूछा था, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में हमसे मिनिमम डायमीटर पूछा था और हमने कैलकुलेट करके दो डायमीटर निकाले और उन दो डायमीटर्स में से मैक्सिमम हमारा जवाब था। इस क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम लोड पूछा, हमने दो क्राइटेरिया से दो लोड निकाले और मिनिमम का जवाब दिया, है ना। अब कई लोग इस बात को याद रखने की कोशिश करेंगे कि सर जब मिनिमम डायमीटर पूछे तो मैक्सिमम बोलना होता है और जब मैक्सिमम लोड पूछे तो मिनिमम बोलना होता है। बेटा इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन क्या कह रहा है ये सुनना है। साफ सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, P should be less than equal to 31.4 किलो न्यूटन। हमारा P 31.4 किलो न्यूटन से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अब अगर आपने 62.8 आंसर दे दिया तो आप इस रेंज को क्रॉस कर गए, आप फेल हो गए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। गलती कहां हो जाती है, लोग इनइक्वालिटी भूल जाते हैं। सॉल्यूशन करते वक्त लोग इनइक्वालिटी का ख्याल नहीं रखते, उसको तवज्जो नहीं देते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते और इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आप केवल इक्वल टू लेकर के चलते हैं तो इस बात की फीलिंग नहीं आ पाती, इस बात की लॉजिक समझ में नहीं आ पाती, तब हम याद करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इस सेशन में हमने कैसे किसी बॉडी को डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से और रिजिडिटी क्राइटेरिया से, और दोनों क्राइटेरिया का यूज करके किस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट फिट निकाल सकते हैं, ये भी बात हमने इस सेशन में समझी। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्या अजम्पशंस है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून, डोंट मिस द अपकमिंग सेशंस, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।